हेलो फ्रेंड्स, यू आर द मोस्ट वेलकम टू रफ्तार ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक के बारे में बताने जा रहा हूं। और इसमें देखिए, इसके जो लेखक हैं, जो पोएट हैं, वो W.H. अडेन हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानते हैं। देखिए, W.H. अडेन का फुल फॉर्म विस्टन हग अडेन है। ठीक है, 1907 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। हु won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety। देखिए, जिन्होंने 1948 में अपने संग्रह द एज ऑफ एनेक्साइटी के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। ठीक है, और देखिए, was a versatile and intellectually vigorous poet, author, dramatist, critic, translator and editor। अब देखिए, कहता है कि वे एक बहुमुखी और बौद्धिक रूप से सशक्त कवि, नाटककार, आलोचक और अनुवादक थे। ठीक है, पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम। अब देखिए, जब भी कहा जाता है कि जब भी ये कविताओं को लिखते थे तो एकदम सीरियस होकर लिखते थे। उनके लिए कविता लिखना एक गंभीर चीज थी। ठीक है, और देखिए आगे है, विच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, कहा जाता है कि ये ऐसी कविता लिखते थे कि लोगों की आत्म जागरूकता में गहरी छाप छोड़ जाए। ठीक है ना, अर्थात इनकी कविताएं जो होती थी वो लोगों के दिल में एकदम छप जाती थी। ऐसे कविता लिखते थे, वो हमेशा उसको याद रखते थे। ठीक है ना, और देखिए आगे कहते हैं, बट इट शुड इन नो केस, कहा जाता है कि लेकिन यह किसी भी हाल में, ठीक है, यह किसी भी हाल में डायरेक्टली अफेक्टेड मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। देखिए, लेकिन यह किसी भी हाल में राजनीतिक या धार्मिक चोट पहुंचाने वाली कविता नहीं होती थी। इनकी कविताएं किसी भी धर्म से जुड़े हुए या राजनीति से जुड़े हुए, जब एक किसी भी व्यक्ति के बारे में लिखते थे तो इनका हमेशा प्रयास रहता था कि मैं ऐसी कविता लिखूंगा कि किसी व्यक्ति को चोट ना पहुंचे, ना किसी राजनीतिक व्यक्ति को चोट पहुंचे और ना किसी धार्मिक व्यक्ति को चोट पहुंचे, इनके कविता के माध्यम से। ठीक है, हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिटेड हिज इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडिया। देखिए, इनकी जो शुरुआती कविताएं होती थी वो राजनीतिक मामलों में होती थी और राजनीतिक विचारों में होती थी, और वे हमेशा इन्हीं के बारे में ज़्यादातर लिखा करते थे। ठीक है ना, कहा जाता है कि बट हिज लेटर पोएम्स आर ओवरटली क्रिश्चियंस एंड मोर पर्सनल इन टोन। देखिए, उसके बाद से जब ये कविता लिखते थे तो उसके बाद उनकी जो कविता थी वो ज़्यादातर ईसाई धर्म को प्रेरित करती थी, एक अलग अंदाज में होती थी और अधिक व्यक्तिगत होती थी। ठीक है ना, मतलब बाद में जो कविता लिखना इन्होंने शुरू किया वह ईसाई धर्म को प्रेरित करती थी और एक अलग अंदाज में यह लिखने लगे, और ज़्यादा जो है व्यक्तिगत होती थी। ठीक है, एज अ टेक्नीशियन, कहा जाता है एक तकनीकी ज्ञ के रूप में। ठीक है, एक तकनीकी ज्ञ के रूप में अडेन एक्सप्लोर्ड अ वैरायटी ऑफ स्टैंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स। कहा जाता है कि अडेन ने विभिन्न प्रकार के श्लोकों, रूपों और छंदों का खोज किया था। ठीक है ना, अब देखिए, ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड कॉइनिंग एंड यूजिंग टू आर्केक वर्ड्स। अब देखिए, कहा जाता है उन्हें अप्रचलित शब्दों को जोड़कर लिखने में तथा उसको
कविताओं में प्रयोग करने का जुनून था। एक तरह से क्या करते थे कि ज्यादातर जितने भी अप्रचलित शब्द होते थे, देखिए आर्किक वर्ड जो होता है ना वो अप्रचलित शब्द होता है, अर्थात वह शब्द ज्यादा फेमस नहीं होता है, उसे लोग ज्यादातर प्रयोग में नहीं रखते हैं, वहीं आपका आर्किक वर्ड होता है। तो आर्किक वर्ड्स का ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। सभी आर्किक वर्ड्स को कलेक्ट करके और कविता में इसका प्रयोग कर देते थे, ये जुनून था इनका, ठीक है। और देखिए अब इससे लोगों को क्या परेशानी होती थी कि विच मेक हिम एट ए टाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखिए अब जो भी पाठक लोग होते थे, जब इस चीज को पढ़ते थे तो उनको समझने में काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि अप्रचलित शब्द ज्यादा लिखते थे तो उनको खोजना पड़ता था समझने के लिए, ठीक है। और देखिए he left England as early as 1939 to settle permanently in the United States। देखिए यहाँ पर 1939 की बात है, वो इंग्लैंड को क्या किए, छोड़ दिए और हमेशा के लिए, मतलब एक तरह से परमानेंटली वे जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में रहने के लिए चले गए, ठीक है। और देखिए ऑडियंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ये अडेन है, इनके कार्यों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक ब्रिटिश और दूसरा अमेरिका, ठीक है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर। अब देखिए इनका कुछ याद करने योग्य जो कविता है या इनका जो कार्य है जो ब्रिटिश में इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो अब देखिए इनकी कविताओं को दो हिस्सों में बांटा गया था। इंग्लिश फेज हम बताने जा रहे हैं अभी आप लोगों को, बाद में आप लोगों को अमेरिकन फेज भी बताएंगे। तो देखिए इंग्लिश फेज में ये कौन कौन से कविताओं को लिखे हुए थे, तो देखिए द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर टाइम। देखिए यह हो गया आपका इंग्लिश फेज। सेकेंड जो लिखे थे या इनका जो नोटेबल वर्क्स था अमेरिकन फेज में, वो कौन कौन सा था, आइए हम लोग जानते हैं। न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एन एक्साइटिंग। अब देखिए यहाँ जो द एज ऑफ एनेक्साइटी है जिसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था, यह अमेरिकन फेज का जो है इनका नोटेबल वर्क्स था, ठीक है। एंड द शील्ड ऑफ आर्चिलीज। और देखिए आर्चिलीज, द प्रेजेंट लिरिक। अब देखिए ये जो लिरिक है जो वर्तमान में अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह एक गीत है, ठीक है ना, लिरिक है। लिरिक कहने का मतलब होता है गीत जिसे आप गा सकते हैं, गीतात्मक है, ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट द फ्रस्ट्रेशंस इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, एज ह्यूमन लाइफ द aspirations that are not fulfilled and the sense of loneliness in which every individual lives and dies। देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को कि मानव जाति में समाई हुई हताशा जो आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं होने के कारण होती है, उसी को दर्शाती है। यानी यह कविता जो है ऐसे लोगों के ऊपर आश्रित है, ऐसे लोगों के ऊपर है जो कि अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ति किए बिना ही अपने प्राण को त्याग देते हैं, वैसे व्यक्तियों के बारे में यह कविता दर्शाती है। और अकेलेपन की भावना जिसमें हर व्यक्ति जीता है और मर जाता है, उसी चीज के बारे में यह कविता बताती है, ठीक है। दैट्स ऑल।